हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में कक्षा 6 का पाठ पेड़ की बात को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 14 पेड़ की बात। पाठ परिचय में जानेंगे कि इस लेख को बहुत रोचक ढंग से एक पौधे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु का उल्लेख इस अध्याय में, इस पाठ में किया गया है। पौधे के जीवन को मनुष्य की तरह बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत सरल ढंग से समझाया भी गया है। पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं, किस प्रकार अपनी संतान पैदा करते हैं और किस प्रकार उनका अंत यानी उनका समाप्ति उनकी हो जाती है, वो इस पाठ में हमें बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों के बीज पड़े रहते हैं। जब मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत दिनों तक बीज पड़े रहते हैं। महीना दर महीना इसी तरह बीतता चला जाता है, यानी महीनों इसी प्रोसेस में बीत जाते हैं। सर्दियों के बाद में बसंत आता है। उसके बाद बारिश की शुरुआत में 1-2 दिन पानी बरसता है। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोते मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक जाता है, यानी वो बीज का जो ढक्कन होता है वो उसमें टूट जाता है, उसमें थोड़ी सी टरेड़ आ जाती है। 2 सुकोमल पत्तियां यानी 2 पतली सी नाजुक सी पत्तियां उस अंकुर के बीज से बाहर निकल। अंकुर का एक अंश मिट्टी के नीचे मजबूती से यानी बड़ी मजबूती से गड़ा गया है और दूसरा अंश माटी यानी मिट्टी को भेद कर फोड़ कर ऊपर की ओर उठता है। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ होता है। जो अंदर की मिट्टी की सतह के अंदर जो होता है उसे जड़ कहते हैं, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है, ये जो अंश है ये मिट्टी के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं? जड़। और ये जो मिट्टी से ऊपर हमको दिखाई दे रहा है ये है तना, उसे तना कहते हैं। सभी गाछ बिरख में जड़ व तना और 2 भाग मिलते हैं। पहला भाग है जड़, दूसरा है तना। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ बिरछ को जिस तरह से रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। बीज को आप किसी भी तरीके से रखो लेकिन उसमें क्या होगा, जड़ नीचे ही जाएगी और तने का जो हिस्सा है वो ऊपर भी आएगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को आधा लटकाया रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रखा और जड़ ऊपर की ओर रखी गई। 2 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पंक्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। देखा होगा कि पहले पत्ता और फल नीचे की ओर रहे, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। यानी ये प्रकृति का नियम है जो कभी भी हम कितनी भी कोशिश कर ले उसे बदल नहीं सकते। जड़ नीचे ही रहेगी और तना ऊपर ही रहेगा। हम जिस तरह भोजन प्राप्त करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के दांत नहीं होते, इसीलिए वो केवल द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड जो होता है वो और वायु यानी हवा से ही भोजन को करते हैं। भोजन ग्रहण हवा से करते हैं, पानी से करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। मिट्टी का जो रस होता है उसे पी लेते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य ऐसे होते हैं जो
गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। खुर्द भी दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म यानी दूरबीन जो से बहुत छोटे जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनको भी स्पष्टतया साफ तौर पर देखा जा सकता है। पेड़ की डाल और जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजार हजार नल हैं। इनकी सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर तक रस का संचार यानी रस जो है मिट्टी से जो अवशोषित करती है जड़ वो पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे से मुंह होते हैं जो सिर्फ दूरबीन से ही देखी जा सकते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठों को देखा जा सकता है। जब आहार ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त यानी जहरीली वायु बाहर निकलती है। उसे अगारक वायु कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अगारक वायु कहा जाता है। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु यानी सारे जीव जंतु इसका सेवन करने से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार देखो। जो जीव जंतु के लिए जहर है वो ही पेड़ पौधों गाछ वृक्ष उसी का सेवन करके पूर्णतया उस हवा को शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य की ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। क्या चाहते हैं? उजाला, रोशनी। प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। अगर उन्हें सूर्य की किरणें न मिले तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मतलब उनका अच्छा नहीं होता। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा उजाला मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखो कि सारे पत्ते और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ी रहती है। यानी पत्तियां भी चाहती हैं कि उजाला हो। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ से सचेत हैं कि कौन जल्दी से सर उठाकर पहले प्रकाश यानी उजाले को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में, प्रकाश की कमी में मर जाएंगी। इसीलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई रहती है, निरंतर यानी लगातार ऊपर की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं। गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आदत होती हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश का ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने का जाल है। लेकिन डांगर यानी पशु पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर का में प्रकाश डालता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए कि हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है यानी जिंदा है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाता है। सब पेड़ बनने से पहले संतान छोड़ जाते हैं। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है, यानी जो बीज होता है वही पेड़ पौधों का क्या होती है? संतान होती है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों को गिराकर छोटा सा घर तैयार कर देते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितने सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो गाछ वृक्ष
तो मटमैली माटी के आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर भी इस अनुपम उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, कथा सुनी होगी। स्पर्शमणि के पारस पत्थर की, जिससे पारस पर लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता की यह मणि है। संतान पर स्नेह यानी प्यार लुटाना ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो मिट्टी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, यानी पेड़ भी कोई कम खुश नहीं होते हैं। प्रफुल्लित अर्थात खुश होना। खुशी के मौके पर हम अपने परिजन को आमंत्रित करते हैं, यानी बुलाते हैं। उसी तरह से फूलों की बहार छाने पर गाछ विरछ भी अपने बंधु बांधवों यानी अपने मिलने वालों को बुलाते हैं। स्नेह विक्स वाणी में पुकार करते हैं, कहा हो मेरे बंधु बांधव आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ तो वही घर पहचान नहीं सको, तो इसीलिए रंग बिरंगे फूलों से निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खियां व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल की घनिष्ठता है। वे दल बदल सहित फूल खिलते देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसीलिए रात का अंधेरा होने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की वजह से फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। गाछ बिरछ अपने फूलों में शहद का संचय करते रहते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान यानी शहद को पीती है, रस को पीती है। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल के में परागकण देखे होंगे। जो फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे से कण होते हैं, जिन्हें परागकण कहा जाता है। मधुमक्खियां एक फूल से परागकण दूसरे फूल के परागकण पर ले जाते हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता, इसीलिए इसी प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बिरछ बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लालच नहीं है। तिल तिल करके संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है, यानी कमजोर हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, यानी खेलते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाचा करती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर पाता, यानी हवा का झोंका अब सूखा पेड़ सहन नहीं कर पाता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके उसकी डालियां टूट पड़ती हैं, यानी बिखर जाती है, टूट जाती है, और आखिर में एक दिन अचानक से पेड़ जड़ सहित ही गिर जाता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके बिरछ समाप्त हो जाता है। बिरछ अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बासी। तो इसी के साथ अब हमारी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से साहित्य के कुछ रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।